तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसमें हम लेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 या ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रिपरेशन मेथड्स, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर और इसके यूजेस, इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रिपरेशन मेथड्स। तो फर्स्ट है फ्रॉम बेरियम पर ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं थेनार्ड प्रोसेस। तो बेरियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है BaO2 इंटू 8H2। इसको H2SO4 के साथ जब हीट करते हैं तो बेरियम सल्फेट तो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमें इस तरह से मिल जाता है। ओके, तो सबसे पहले थेनार्ड प्रोसेस से ही बनाया गया था इसे। फिर दूसरा होता है फ्रॉम 50% सल्फ्यूरिक एसिड, लगभग कंसनट्रेट होता है। तो इसके लिए यूज होती है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो देखो बच्चों, कंसनट्रेट H2SO4 जब आयोनाइज्ड होता है तो H प्लस एंड HSO4 माइनस साइन में। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जो H प्लस है वो कैथोड में रिड्यूस होकर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि HSO4 माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और बनता है H2S2O8। और H2S2O8 को वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो बनता है H2SO4 प्लस H2O2। लगभग 30% हमें यहाँ पर H2O2 मिलता है। एक क्वेश्चन आता रहता है कि कंसनट्रेट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड प्रोडक्ट्स क्या है। तो ध्यान रखें, कैथोड में तो हाइड्रोजन और एनोड में H2S2O8, या कई बार ये ऑप्शन में लिखा होता है H2O8 माइनस। चूँकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसलिए H प्लस लिबरेट करके H2O8 माइनस आयन के फॉर्म में रहता है, ये एनोड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। तो इसको वाटर में डिजोल्व कर दें तो भी बनेगा H2O। ड्यूटेरेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया जाता है इसी मेथड से, बस इसमें लिया जाता है K2H2O8 और वाटर D2O मिलाते हैं, तब बनता है D2O2। तो ये ड्यूटेरेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर आती है इंडस्ट्रियल मेथड। तो लार्ज स्केल में हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रोडक्शन किया जाता है H2 और O2 रिएक्शन से, और ये एक्शन कराई जाती है 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो ये दोनों कैटालिस्ट मिलकर H2O2 को आपस में कंबाइन कर देते हैं और मिलता है H2O2 जो लगभग 1% होता है। अब ये जो मेथड्स आपने देखी, यहाँ पर 100% H2O2 नहीं मिल रहा है, तो अब इसको कंसंट्रेट किया जाता है। तो H2O2 के सॉल्यूशन को वाटर के साथ एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, मीन्स वाटर मिलाते हैं तो H2O2 वाटर की लेयर में आ जाता है। फिर H2O2 जो मिलता है वो लगभग 30% तक हो जाता है। फिर इसका डिस्टिलेशन किया जाता है अंडर प्रेशर, मीन्स लो प्रेशर में, तब मिलता है एक वेपर मिलती है जो लगभग उसमें 80% H2O2 होता है। फिर इस पूरे H2O2 को ठंडा कर दिया जाता है इतना कि वो सॉलिड में आ जाए। तो H2O2 चूँकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये पहले सॉलिड में आ जाता है और H2O अपनी लिक्विड स्टेट में बना रहता है। तो इस तरह से जो है हमें मिलता है क्या, कुल मिला के H2O2। फिर आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो, H2O2 जब प्योर स्टेट में होता है तो ये कलरलेस होता है, समझ लो। लेकिन अगर इसे थोड़ा समय तक रखा रहे तो ये पेल येलो कलर का हो जाता है। दूसरा था मेल्टिंग पॉइंट। तो 272.4 केल्विन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, जबकि बॉइलिंग पॉइंट है 423 केल्विन। डेंसिटी जो है इसकी 144 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है लिक्विड स्टेट। यहाँ तक बात क्लियर है। इसकी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होने का रीज़न है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मीन्स ज़्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं, और यही रीज़न है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कहीं ज़्यादा है। रहा डिकम्पोजिशन, तो H2O2 काफ़ी अनस्टेबल, मतलब काफ़ी कम स्टेबल होता है, मीन्स अगर इसे थोड़ा सा भी हीट मिल जाए या कोई कैटालिस्ट मिल जाए तो ये तुरंत ऑक्सीजन लिबरेट कर देता है और एक प्रकार का एक्सप्लोजन हो सकता है, तो लेस स्टेबल। और जब ये ब्रेक होता है तो ब्रेक होके बना देता है H2O और O2। इस रिएक्शन को और एक्सिलरेट करना है और तेज करना है तो इसमें मेटल्स मिला दिए जाएं या सनलाइट में रख दें, डस्ट, ग्लास, टिश्यू, ब्लड,
इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन एक्सीलरेटेड हो जाती है, मीन्स इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। और अगर रिएक्शन को स्लो डाउन करना है तो या तो फॉस्फोरिक एसिड मिला दिया जाए, एसिटेनिल मिला दिया जाए, ग्लिसरीन है, यूरिया है, सोडियम स्टीनेट है, इनको मिला दिया तो ये रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाती है, मीन्स H2O2 का डिकम्पोजिशन कम हो जाता है। और इसे पॉलीथीन बॉटल में डार्क में स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में और जल्दी ये डिकम्पोज होता है। ओके, और थोड़ा सा उसमें फॉस्फोरिक एसिड मिला दिया जाता है या फिर ग्लिसरीन, और ताकि वो किसी प्रकार से एक्सप्लोजर ना हो। ओके बच्चों, फिर हम आ जाते हैं इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजर भी है और एक रिड्यूसर, और ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजर भी होता है और रिड्यूसर। डिपेंड करता है कि इससे आके अटैक कौन कर रहा है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है तो ध्यान रखें H2O2 इस तरह से ऑक्सीजन लिबरेट करता है और ये नुसेंट ऑक्सीजन तुरंत ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। मीन्स इसकी पहचान है कि अगर किसी रिएक्शन में H2O2 यूज हो रहा है और उसमें H2O2 का ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो रहा है तो समझ जाए कि वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। मतलब इसमें जो ऑक्सीजन एक है वो 1 माइनस में है, तो दोनों ऑक्सीजन 2 माइनस में चेंज होते हैं और इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कोई रिड्यूसर देता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम में ये जो लिबरेट ऑक्सीजन है प्लस H प्लस और वाटर मिलकर क्या बनते हैं, H2। जैसे फेरस आयन को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है, PbS को PbSO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ध्यान रखें ये क्वेश्चन आ भी गया है कि डल ऑयल पेंटिंग्स जो होती हैं, जो ब्लैक पड़ जाती हैं, जब उन्हें हाइड्रोजन परऑक्साइड से धोया जाता है तो वो फिर से उनके अपने कलर जो है रिस्टोर हो जाते हैं क्योंकि वो फिर से PbSO4 बन जाता है। तो PbS का PbSO4 में चेंज होना ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर है किसका, H2O2। ठीक इसी तरह से जो फेरस पोटेशियम फेरोसाइनाइड है तो इसमें Fe2 प्लस स्टेट में, तो एसिडिक मीडियम में जैसे ही ऑक्सीजन H2O2 से मिलती है और ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड में चेंज हो जाता है, मीन्स Fe3 प्लस में। तो यहाँ पर K4 4 थे, मतलब कुल मिला के 8, अब ये बचे 6। तो ये 6 में से 2 यहाँ से 2 क्लोराइड के चेंज में होगा 2KCl, और ये ऑक्सीजन और 2H मिलके, तो ये ऑक्सीजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो ये प्रोवाइड कराता है, मीन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा किसमें, H2। ठीक इसी तरह से K2Cr27 को H2SO4 कॉन्सेंट्रेट के साथ रखा जाए तो पहले बनता है K2SO4 प्लस H2Cr2O7, और H2Cr27 और 4H2O2 मिलके बनाते हैं 2CrO5, मतलब 2Cr 10 ऑक्सीजन और 5 जो है ये है 4 हाइड्रोजन, मतलब 8 ये और 2 10। तो इस तरह से ब्लू कलर का एक सॉलिड बनता है जिसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें कई क्वेश्चन आ चुके हैं CrO5 के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, ये है इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज, और इसको बोला जाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये ब्लू कलर का होता है और बहुत ही लो टेम्परेचर में स्टेबल है, थोड़ा समय रखा रहे तो ये फिर से जो है के जो है जो क्रोमियम है वो अपनी 3 स्टेट में आ जाता है और पूरा सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है, समझिए ना। तो इस तरह से ये चेंज होती है रिएक्शन। नेक्स्ट है कि बेसिक मीडियम में, तो यहाँ एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि K2Cr27 को H2SO4 के साथ रखा जाए और ये ईथर में स्टेबल है, समझिए बच्चों, ईथर स्टेबल होता है इसमें इस तरह से। एक तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के इस प्रोडक्ट को पूछा गया है, मिलेगा। एक K4FeCN6 का K3FeCN6 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस तरह से ये ऑक्सीजन ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो ये पहचान है कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड किसी रिएक्शन में लिया गया है और उसका ऑक्सीजन ऑक्साइड में चेंज हो रहा है तो आप समझ जाए कि वहाँ पर वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। बेसिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजर है H2O2 H2 और O में, और ये H2O O मिलके OH बनाते हैं और यही OH जो है आयोडाइड को आयोडीन में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से बेसिक मीडियम में जो है KI को I2 में चेंज कर देता है। ठीक इसी तरह से MnSO4 को जो है ऑक्सीडाइज करके चेंज कर देता है MnO2 में। तो और भी रिएक्शन है इस तरह से बेसिक मीडियम।
तो ये तो थी इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। फिर हम आते हैं रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर में आप देखोगे कि ये किसी दूसरे कंपाउंड के ऑक्सीजन को निकाल के और अपना ऑक्सीजन देके O2 में चेंज कर देता है। तो अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसे दिखती है कि अगर H2O2 रिएक्शन कर रहा है और उसमें ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, O2 लिबरेट हो रही है, तो आप समझ जाए कि वहां पर H2O2 जो है एक रिड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। यही लिखा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजर एंड रिलीज्ड O2 इन रिएक्शन। मतलब H2O2 और O मिलके H2O और O2 इस तरह से लिबरेट हो जाती है। जैसे H2O2 ओजोन के साथ ऑक्सीजन लिबरेट करता है, तो यहाँ H2O2 एक रिड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। HOCl से ऑक्सीजन और खुद अपना ऑक्सीजन देके O2 लिबरेट कर देता है। PbO2 को Pb में चेंज करके O2 लिबरेट कर देता है। Cl2 से रिएक्शन करके HCl बना के O2 लिबरेट कर रहा है। तो ये सारी रिएक्शन वो हैं जहाँ आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट करके O2 लिबरेट कर रहा है। तो इन सारी रिएक्शंस में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की O2 के फॉर्म में निकल रही है, तो वहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर, और ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो रही है, मीन्स कोई ऑक्सीजन निकलती हुई O2 निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही है और कोई रिडॉक्स रिएक्शन लिखी है H2O2 के साथ, तो समझ जाए वहाँ पर वो ऑक्सीडाइजर। ओके, फिर आता है ब्लीचिंग एक्शन। तो H2O2 एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है क्योंकि ये जब डिकम्पोज होता है तो निसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है और यही ऑक्सीजन कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कर देता है, और ये एक परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन होती है। मीन्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण, मीन्स एक बार कलर चले जाएं तो रिवर्स नहीं होते, और इसका यूज होता है इसी प्रॉपर्टी के कारण आइवरी, सिल्क, वूल, लेदर, इनकी ब्लीचिंग। ओके, फिर हम आ जाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एक खुली हुई किताब में जिसकी रीड में 2 ऑक्सीजन है और दोनों पन्ने जो कि अगर तो गैस फेज की बात करें तो ये 1.5 डिग्री में खुले हैं, जिसमें एक पेज में एक H और दूसरे पेज में दूसरा OH होता है। OH की बॉन्ड लेंथ 95 पिकोमीटर और जो OOH के बीच का बॉन्ड एंगल है 94.8 डिग्री, और दो जो प्लेन है इनके बीच का एंगल है 111.5 डिग्री। ठीक इसी तरह से इसकी सॉलिड फेस में भी यही स्ट्रक्चर होता है, बस इसका जो ये दोनों पेज हैं अलग एंगल में 90.2 डिग्री में है, और ये जो OOH बॉन्ड है 101.9 डिग्री का। तो ये 2 स्ट्रक्चर याद रखना है इसको, ठीक है। इसके बॉन्ड एंगल पूछे जाते हैं दोनों प्लेन के बीच में, सॉलिड स्टेट और गैस, यही मेन याद रखना है। तो ये 111.5 डिग्री है गैस फेस में और वो 90.2 डिग्री सॉलिड। यूजेस की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है और इसका यूज़ होता है हेयर ब्लीचिंग में, माइल्ड एक डिसइंफेक्टेंट भी है, इसके अलावा एक एंटीसेप्टिक की तरह वर्क भी करता है, और पर हाइड्रोल के नाम से ट्रेड वैल्यू नेम से जाना जाता है ये जब एंटीसेप्टिक यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम पर बोरेट पर कार्बोनेट यूज इन द ब्राइटनर इन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में ब्राइटनर की तरह यूज होता है सोडियम पर बोरेट का। ब्लीचिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल, पेपर, पल्प, लेदर, ऑयल, इनके लिए ब्लीचिंग एजेंट भी है। पॉल्यूशन कंट्रोल में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये जो है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और साइनाइड आदि के ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज ग्रीन केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही यूज़ होता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एक लास्ट टॉपिक है और ये है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। देखो बच्चों, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP दैट प्रोड्यूस्ड बाय 1 वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ लिक्विड H2O2। कोई भी लिक्विड H2O2 का सैंपल दे रखा है तो उसके 1 वॉल्यूम मीन्स 1 ml में, अगर हम 1 ml H2O2 लिखें तो जितना ऑक्सीजन ml में लिबरेट होगा वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा, या लीटर में लें तो 1 लीटर H2O2 से जितने लीटर O2 लिबरेट होगी वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो यही लिखा है कि 1 ml H2O2 प्रोड्यूस 20 ml O2 ऑन हीटिंग, तो लिखा जाएगा 20 वॉल्यूम H2O2। 1 लीटर H2O2 20 लीटर O2 लिबरेट कर रहा है तो ये कहलाएगा 20 वॉल्यूम H2O2। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड बाय V वॉल्यूम ऑफ H2O2। अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की दे रखी है मीन्स ये है, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और उसका V जो है वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड, V वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, V वॉल्यूम ऑफ H2O2। V वॉल्यूम मतलब लिक्विड वॉल्यूम, ठीक है। तो हटा स्ट्रेंथ, सॉरी,
लिक्विड वॉल्यूम हमें दे रखा है H2O2 का और कितनी ऑक्सीजन लिबरेट होगी, तो 1 ml से कितनी लिबरेट हो रही है, तो जितने ml H2O2 दे रखा है लिक्विड उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब 1 ml से H2O2 कितनी लिबरेट हो रही है इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ जो है H2O2 ml वाली लेनी है। तो इस तरह से आप टोटल वॉल्यूम O2 कितना लिबरेट होगा, जैसे मैंने कहा 100 ml 20, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है कि 100 ml H2O2 है और उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 20, तो कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा, तो सीधा है 20 इंटू 20 कर दो। वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड बाई x ग्राम, अगर ग्राम में दे दे तो फिर ये याद रखना 68 ग्राम से 22.4 लीटर, तो x ग्राम से कितना लिबरेट होगा वो वॉल्यूम ऑफ O2 होगा। ठीक इसे मोलारिटी निकालनी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, नॉर्मलिटी निकालनी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, स्ट्रेंथ में चेंज करना है तो नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 इंटू 17 या मोलारिटी इंटू 34 मोलर मास, इससे मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1.7 या 3.4 इंटू नॉर्मलिटी और मोलरिटी। मास ऑफ H2 प्रेजेंट इन वी लीटर ऑफ H2O2, अब आपको ग्राम में ही चेंज करना है कि, तो ये ध्यान रखें स्ट्रेंथ जो है चेंज कर लें और वॉल्यूम ऑफ H2O2 का लीटर से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से क्वेश्चन जैसे लिखा है वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड बाय 0.68 ग्राम ऑफ H2O, तो सीधा है 22.4 अपॉन 68 इंटू 0.68 से मल्टीप्लाई कर दो 2.44 लीटर आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम O2 लिबरेटेड बाय 15 ml 20 ml, तो 15 इंटू 20 कर दो आ जाएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O2 प्रेजेंट 1.5 नॉर्मल H2O2 इन 1 लीटर, तो पहले 1.5 को स्ट्रेंथ में चेंज करो, मतलब 1.5 इंटू 17 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ H2O2, तो 10 अपॉन 5.6 इंटू 1.7 कर दें, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब ये हो जाएगा 10 अपॉन 5.6 इंटू 1.7। कैलकुलेट द मास ऑफ H2O2 ग्राम प्रेजेंट 2 लीटर 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, तो पहले 20 वॉल्यूम को आप इसमें चेंज करें नॉर्मलिटी में, फिर स्ट्रेंथ निकालना है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन अच्छे से करना है और ये सारे रिलेशन मैंने लिख दिए हैं, जो भी न्यूमेरिकल H2O2 से आया है इन फॉर्मूले से करना। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, एक होता है हैवी वाटर D2O है ना, जो कि ड्यूटेरेटेड वाटर है, मतलब जो है हाइड्रोजन के हैवी आइसोटोप D2 से बना है। ऑर्डिनरी वाटर में लगभग 1 पार्ट D2O होता है वाटर के 6000 पार्ट में, मतलब 6000 लीटर अगर वाटर H2O लिया जाए तो उसमें 1 लीटर D2O निकलेगा डिस्टिलेशन करके। तो H2O पहले डिस्टिल्ड होता है और D2O बाद में, क्योंकि D2O थोड़ा ज़्यादा हाइड्रेटेड और एसोसिएटेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 3.82 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 374.42, मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट में भी ज़्यादा है। डेंसिटी 1.1043 ग्राम पर ml, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि D2O वाटर से ज़्यादा हैवी होता है। केमिकल नेचर लाइक एज वाटर से, जैसे हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो जैसे उसके H और OH ब्रेक होते हैं, ऐसे इसमें D और OD अलग अलग होकर रिएक्शन करेंगे। एक्सचेंज रिएक्शन तो HCl की एक्सचेंज रिएक्शन करा दें तो H हट के D आ जाएगा। चूंकि D बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है इसलिए HCl को DCl में ये चेंज कर देता है। NH4Cl के सारों H हट के और 4 D आ जाएंगे। High concentration of D2O retard growth of plant and animal, but small quantity acts as a tonic and stimulates the growth of plant। समझ गए ना कि अगर हाई कंसंट्रेशन वाटर में है D2O तब तो प्लांट और एनिमल की ग्रोथ हो जाती है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में है तो ये उल्टा टॉनिक की तरह वर्क करता है। यूजेस की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह यूज होता है, कूलेंट की तरह यूज होता है, प्रेशर टेक्निक में यूज होता है, रेफरेंस कंपाउंड NMR में यूज होता है। तो इस तरह से प्रेशर टेक्निक मतलब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन H2O की जगह D2O यूज करके बहुत अच्छे से प्रेस की जा सकती है। हैवी हाइड्रोजन तो ये है D2, ठीक है, जो कि अगर 4 लीटर H2 ली जाए तब उसमें 1 ml D2 मिलता है। एक्सचेंज रिएक्शन है तो बिल्कुल वही है, हाइड्रोजन हटके D आ जाएगा क्योंकि OD या जो D का बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है H, तो H2O का एक्सचेंज करें तो D2O बन जाएगा। अमोनियम है तो ND3 बन जाएगा। CH4D और D2 की रिएक्शन करें तो H हटेगा और बन जाएगा CH2D2, क्योंकि CD बॉन्ड से ज़्यादा CH बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है CD बॉन्ड। ऐसे बेंजीन में से 6 के 6 हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं।
यूज़ है न्यूक्लियर फ्यूज़न में यूज़ होता है 1s2 1s2 2s3 प्लस न्यूट्रॉन प्लस हीट आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में, इसके अलावा डिग्रेडेड कंपाउंड। तो ये कुल मिला के हाइड्रोजन का बचा हुआ जो कंप्लीट पोर्शन था वो मैंने पूरा कर दिया। तो हमारा हाइड्रोजन जो एक यूनिट था कंप्लीट हो गया बच्चों। इसको 2-4 बार अच्छे से देखें, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी।